11 क्लास की फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है केमिकल बॉन्डिंग, और इस चैप्टर की हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो इस मॉलिक्यूल को अगर आप देखें तो कार्बन है और उसके साथ मुख्तलिफ मुख्तलिफ किस्म के एटम्स जुड़े हुए हैं, 2 क्लोरीन के एटम्स जुड़े हुए हैं और 2 फ्लोरीन के एटम्स जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर पोलैरिटी होगी क्योंकि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में ट्राइक्लोरोमीथेन है, इसके अंदर कार्बन और उसके साथ एक हाइड्रोजन का एटम है और 3 उसके साथ क्लोरीन के एटम्स हैं। तो ये भी एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल नहीं है, इसके अंदर भी डायपोल मूवमेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी में C2Cl4 यानी टेट्राक्लोरोइथेन है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 2 इस तरह से कार्बन होंगे और एक कार्बन के साथ 2 क्लोरीन के एटम्स होंगे, दूसरे कार्बन के साथ भी 2 क्लोरीन के एटम होंगे। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है इसलिए इन 2 के दरम्यान में डबल बॉन्ड होगा। तो ये 4 क्लोरीन के एटम इथीन के साथ लगे हुए होंगे। चूंकि अब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इसका डायपोल मूवमेंट 0 होगा। इट हैज अ डायपोल मूवमेंट 0 चूंकि इट इज अ सिमेट्रिकल। डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कार्बन से क्लोरीन की तरफ होगा। एक डायपोल मूवमेंट ये रहा, सारे डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं तो नेट डायपोल मूवमेंट 0 होगा। इस वजह से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्वेश्चन 2 है विच इज द मोस्ट लाइकली शेप ऑफ हाइड्रोजन N2H4 का इनमें से कौन सा शेप पॉसिबल है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल तकरीबन बनता है 107 डिग्री का और इसकी ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल पायरामिडल। तो ये वाला शेप इसका सही बैठता है क्योंकि इसके अंदर बॉन्ड एंगल भी 107 डिग्री का बन रहा है और ज्योमेट्री भी जो है वो ट्राइगोनल पायरामिडल बन रही है। इस तरह से ये पायरामिड की तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है नाइट्रोजन के इर्द गिर्द। सवाल नंबर 3 है विच मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, किसके अंदर 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये रहा इथीन का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन 2 बॉन्ड्स हैं। तो इन 2 बॉन्ड्स के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इधर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके अंदर बन रहे हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स, 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बन रहे हैं। C2F6 को अगर हम देखें तो 2 कार्बन के एटम हैं, उनके दरम्यान में सिंगल बॉन्ड है और दोनों कार्बन के साथ 6 फ्लोरीन के एटम्स जुड़े हुए हैं। इसके अंदर भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार ज्यादा होगी। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 7 8 और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 6 12 13 14 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बन रहे हैं। वाटर को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन है और उसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन। NF3 को अगर हम देखें तो इस तरह से नाइट्रोजन है और उसके साथ 3 फ्लोरीन के एटम लगे हुए हैं और एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है। तो ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं, NF3 के अंदर। फिर सवाल नंबर 4 है विच मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल ट्राइगोनल प्लेनर है। तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं होता बल्कि ट्राइगोनल बाई पैरामीटर इसकी ज्योमेट्री होती है। एक प्लेन में ये सारे हाइड्रोजन्स नहीं पाए जाते। दूसरा मॉलिक्यूल C3H6 है। तो C3H6 एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर 3 मेंबर्ड साइकिल है। ये इसके 3 कोनों पर CH2 पाए जाते हैं और ये हाइड्रोजन्स जो है ये आउट ऑफ द प्लेन होते हैं। ये 3 मेंबर्ड रिंग एक प्लेन में होता है और इसके हाइड्रोजन्स जो है वो इस रिंग के प्लेन के बाहर होते हैं। फिर ये वाला एक ऑप्शन है जिसमें C2Cl4 है, ये 2 कार्बन है और 4 क्लोरीन के एटम्स हैं। तो ये एक प्लेनर है।
इस शेप के अंदर सारे एटम्स एक प्लेन के अंदर पाए जाते हैं। चूंकि दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के एटम्स जो हैं वो एक प्लेन के अंदर पाए जाते हैं। अगला C3H8 है, तो ये भी नॉन प्लेनर है। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल ओवरलैप विद ईच अदर इन pH3 मॉलिक्यूल। pH3 मॉलिक्यूल के अंदर कौन से ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो हम यहाँ पर pH3 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। pH3 का स्ट्रक्चर देखने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम फास्फोरस को देखना होगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। फास्फोरस के अंदर होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये कुछ इस तरह से होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसके अंदर क्या होता है कि आखिरी शेल जो है इसके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। ये एक s है और ये 3 p के ऑर्बिटल है। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ये चारों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। बल्कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। s ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्या होगा कि एक s और 3 p के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो ये 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इन 4 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स में जो है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। कि ये एक s और 3 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है, तो इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल कहलाएंगे। 3 sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये बनेगा sp3s ओवरलैप। 3 sp3s ओवरलैप होंगे pH3 के अंदर। तो pH3 के अंदर किस किस्म का ओवरलैप प्रेजेंट है? sp3s ओवरलैप इज देयर इन pH3। The diagram shows the variation of boiling point of the hydrogen halide। ये एक डायग्राम है जिसमें हाइड्रोजन हेलाइड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको बताया गया है। हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का कम हो गया है और फिर जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड से आगे जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़ता जाएगा। What explain the higher boiling point of hydrogen fluoride? हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से ज़्यादा है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिसमें फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल होगा इसके करीब, जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम और दूसरी मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एटम के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड डिवेलप हो जाएगा। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है और बाकी के जो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर हाइड्रोजन हेलाइड। तो ये रीज़न नहीं हो सकती। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर शील्डिंग इज मच रिड्यूस्ड इन फ्लोरीन विच पोलराइजेज द HF मॉलिक्यूल। नो, ये भी कोई सॉलिड रीजन नहीं है। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मच हायर देन दैट ऑफ अदर एलिमेंट्स। देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द HF मॉलिक्यूल। तो सबसे सॉलिड रीजन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वो है देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द HF मॉलिक्यूल्स, जैसा कि अभी यहाँ पर समझाया है। सवाल नंबर 7 है, विच ग्राफ करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेंड फाउंड इन हैलोजन ग्रुप। जो हैलोजन ग्रुप का ट्रेंड है उसको कौन सा ग्राफ एक्सप्लेन करता है? तो पहले ग्राफ में जो बॉन्ड लेंथ है हैलोजेंस की वो बताई हुई है। बताया गया है कि बॉन्ड लेंथ हैलोजेंस की क्लोरीन से आयोडीन की तरफ कम होती है। तो ये बात गलत है, क्योंकि क्लोरीन एक छोटे साइज का एटम है, इस वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और आयोडीन बड़े बड़े एटम है जिसकी वजह से इनके न्यूक्लियस के दरमियान में फासला ज़्यादा होगा। जब ये आपस में बॉन्ड बना देंगे तो न्यूक्लियस के दरमियान में फासला ज़्यादा होगा और दो न्यूक्लियस के दरमियान में फासला ही तो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है वो बॉन्ड लेंथ कहलाता है। जैसे ही हम क्लोरीन से आयोडीन की तरफ आएंगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी ना कि कम होगी। फिर दूसरे ग्राफ में स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वाल फोर्सेस बताई हुई है। ये ग्राफ जाहिर कर रहा है कि जैसे ही हम क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे वंडर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो जी ये बात ठीक है, क्योंकि वंडर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो साइज पर डिपेंड करती है। साइज ज़्यादा होगा तो
वन डर वाल फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी, वन डर वाल फोर्सेस ज़्यादा होंगी। तो ये ग्राफ ठीक है। फिर सी वाले ग्राफ में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस का मॉलिक्यूल बताया हुआ है कि क्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते वक्त बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो ये बात गलत है, चूंकि क्लोरीन से आयोडीन जाते वक्त वन डर वाल फोर्सेस जब बढ़ जाती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर इंक्रीज करता है। फिर थर्ड वाला ग्राफ जो है जिसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एक्स मॉलिक्यूल बताई हुई है, यानी जैसे ही हम हाइड्रोजन क्लोराइड से हाइड्रोजन आयोडाइड की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है। तो ये बात भी गलत है, बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन क्लोराइड की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये आसानी से डिसोसिएट करके H+ और I- बना सकता है। I- चूंकि एक बड़ा सारा एटम है, बड़ा सारा आयन है, इसलिए ये स्टेबल है। तो इनमें सबसे जो सही वाला ट्रेंड है वो ये है स्ट्रेंथ ऑफ वन डर वाल फोर्सेस। सवाल नंबर 8 है द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट इन डिस्क्राइबिंग द बॉन्डिंग इन, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये चूंकि एक कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके अंदर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी एक कोवेलेंट कंपाउंड है विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, दिस इज आल्सो कोवेलेंट कंपाउंड विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और ये रहा आयोनिक कंपाउंड जिसमें सिल्वर के ऊपर प्लस का चार्ज होगा और क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज होगा। तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, सिंपल एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सवाल नंबर 9 है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ N2+ फ्रॉम N2 मॉलिक्यूल द इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल से रिमूव किया जाता है। तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखनी होगी और उस डायग्राम के अंदर देखना होगा कि कौन सा ऑर्बिटल आखिरी वाला है। तो ये जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है जिसमें आखिरी ऑर्बिटल σ2px है। तो इस नाइट्रोजन से N2+ बनाते वक्त इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं σ2px से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर केटाइन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, σ2px इसका आंसर है। सवाल नंबर 10 है इन विच प्रोसेस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रोकन, किस प्रोसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेक डाउन होती है। तो ये जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है ये लिक्विड स्टेट में है और इसको तोड़कर इसको गैसियस स्टेट में लाया गया है। इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन का जुड़ा होना जरूरी है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, दोनों हाइड्रोजन के एटम हैं और सेम है, तो इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता। दूसरी तरफ अमोनिया लिक्विड स्टेट में है, इसको तोड़कर इससे अमोनियम गैस बनाई जाएगी। तो अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज देयर इज इन अमोनिया। सो लिक्विड स्टेट में अमोनिया से गैसियस स्टेट तक लाने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता चूंकि आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। फिर CH4 है, इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया को लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट तक लेकर जाना। फिर सवाल नंबर 11 है द साइनाइड आयन, दिस इज आयन is widely used in the synthesis of organic compound. What is the pattern of electron pair in this ion? इस आयन को ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का पैटर्न क्या है। साइनाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, कार्बन है, 3 बॉन्ड इसके नाइट्रोजन के साथ होंगे, नाइट्रोजन के ऊपर अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही है और कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर्ड है और एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर से गेन किया है और इस गेन किए हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो ओवरऑल ये Cn-1 हो गया। ऑप्शन नंबर ए जिसमें कहा गया है कि बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इसके अंदर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 नहीं बल्कि 3 है क्योंकि कार्बन टू नाइट्रोजन 3 बॉन्ड है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक है, ये बात तो ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन 1 है, ये भी बात ठीक है। फिर दूसरे ऑप्शन में कहा गया है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं जो कि गलत है।
चूंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 3 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 नहीं है, 1 है। ये वाला एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जो लोन पेयर और नाइट्रोजन एटम है वो 1 है। ये बात भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में अगर आप देखें तो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 बताए हुए हैं। ये 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही है ओवरऑल इस मॉलिक्यूल के अंदर, और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन भी 1 ही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसके ऊपर ठीक बैठता है। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 12। विच क्लोरीन कंपाउंड हैज द बॉइलिंग दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आयोनिक विद सम कोवेलेंट कैरेक्टर। इनमें से कौन सा क्लोरीन का कंपाउंड है जो आयोनिक है, जिसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में कोवेलेंट कैरेक्टर भी है। तो NaCl तो होता ही आयोनिक है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी आयोनिक है, जिसमें के अंदर मैग्नीशियम एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक एलिमेंट है। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है इसके अंदर आयोनिक प्लस कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों पाए जाते हैं, और सिलिकॉन क्लोराइड तो सिंपल कोवेलेंट होता है। फिर अगला सवाल नंबर 13 है गैसियस नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन गैसियस फ्लोरीन। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस डिफरेंस इन रिएक्टिविटी। गैसियस नाइट्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द गैसियस फ्लोरीन। इसकी रीजन आपने बतानी है। तो अगर हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर देखें तो 2 नाइट्रोजन के एटम्स के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल के अंदर 2 फ्लोरीन के एटम्स के अंदर दरमियान में सिंगल बॉन्ड होता है। तो इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है और इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होगा। नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एंड फ्लोरीन विल बी मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ द सिंगल बॉन्ड present in the fluorine molecule. Option number A है the boiling point of nitrogen is lower than that of fluorine. Option number B है the relative molecular mass of nitrogen is lower than that of fluorine. Option C है the atomic radius of nitrogen is greater than that of fluorine. Option number D है the bond strength in molecule is greater in nitrogen than that of the fluorine. नाइट्रोजन की bond strength ज़्यादा है as compared to the fluorine. तो option number D इसका ठीक है।